चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 3 दिसंबर है। आज क्वेश्चन है यहाँ पे, जापान का स्पेसक्राफ्ट स्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। जापान का स्पेसक्राफ्ट स्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा। ऑप्शन है आपका 6 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर, सभी में 2020। चलिए, मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। क्योंकि हमारी जो क्लास है रेगुलर रहती है सुबह 6 बजे, और साथ ही साथ शाम को रोज 8 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एनालिसिस, करंट अफेयर्स का डेली का एनालिसिस, डेली के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, जापान का स्पेसक्राफ्ट स्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा। चलिए इसका आंसर है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के दिन ये वापस लौट रहा है। जापान का स्पेसक्राफ्ट स्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को लौट रहा है। पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित 34 करोड़ किलोमीटर दूर एक स्टेरॉइड है जिसका नाम है रायुगु। रायुगु रायुगु एक स्टेरॉइड है जिसको क्षुद्र ग्रह भी बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह, हिंदी में इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं और स्टेरॉइड इंग्लिश में बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया। पिछले साल जून के अंत में ही जापान का यह स्पेसक्राफ्ट रियोगी के आसपास पहुंच गया था। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई है कि लास्ट ईयर, पिछले साल ये पहुंच गया था, परंतु ये लगातार उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा था, 1 साल से लगातार ये चक्कर लगा रहा था। लगभग 20 किलोमीटर दूरी से इस स्टेरॉइड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। और साथ ही साथ में अक्टूबर में इसके लैंडिंग होने की संभावना थी, परंतु कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इसको लैंड नहीं किया गया। परंतु अब ये 6 दिसंबर के दिन लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद ये इस एस्टेरॉयड से जुड़ी हुई जानकारियां यहाँ से उठाएगा, लेकर आएगा, और इससे वैज्ञानिक ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस यान के द्वारा जो भी जानकारी हमको मिलती, तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में हमको जानकारी मिलने वाली है। सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमको मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि 6 दिसंबर के दिन जापान का स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक रायुगु शुद्ध ग्रह मतलब एक स्टेरॉइड होता है, उससे चक्कर लगाकर उस जगह पे उतरेगा, उस शुद्ध ग्रह पर, उस स्टेरॉइड पर उतरेगा, वहां से मिट्टी लेकर आएगा और फिर हमको सारी जानकारी यहाँ पे देगा। चलिए आगे बात करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्रोजेनिका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उस वैक्सीन का क्या नाम है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्रोजेनिका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास कोविड-19 वैक्सीन, कोविड प्रोटेक्शन, कोवैक्स या फिर कोविड शील्ड। चलिए इसका आंसर है कोविड शील्ड इस वैक्सीन का नाम है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और साथ ही साथ में ग्लोबल फार्मा कंपनी जो है एस्ट्रोजेनिका के साथ एक समझौता किया है, साझेदारी की है, जिसके तहत एक कोविड शील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई जा रही है। इसके बारे में 28 नवंबर को इसके जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं या मुख्य सीईओ बोल सकते हैं, आदर पूनावाला या आदर पूनावाला भी बोला जाता है, आदर पूनावाला
सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इन्होंने जानकारी दी कि सरकार जो है 2021 तक लगभग 300 से लेकर 400 मिलियन 400 मिलियन खुराक जो है सरकार लेने वाली है, खरीदने वाली है सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया से। और साथ ही साथ में यहाँ पे और भी चीजें बताई गई हैं कि इस वैक्सीन को जनवरी जनवरी 2021 जनवरी 2021 से क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति ले लेगा ये, और उसके बाद फिर ये आखिरी चरण का जो जो ट्रायल करने वाला है इसको यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ में एक बात और भी आपको बता दूं कि इस वैक्सीन के लिए वितरण जो है मुख्य रूप से अफ्रीका में होगा। इस वैक्सीन का जो मुख्य रूप से वितरण है वो कहाँ पे होगा? अफ्रीका में होगा। अफ्रीका में होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि भाई आदर पूनावाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 2021 में 300 से 400 मिलियन खुराक जो है वो भारत सरकार खरीदने वाली है। भारत सरकार खरीदने वाली है, इंडियन गवर्नमेंट खरीदने वाली है। और साथ ही साथ में 2021 से इसकी क्लिनिकल ट्रायल के लिए फाइनली जो क्लिनिकल ट्रायल का जो रिजल्ट है वो जनवरी में आ जाएगा। उसके बाद से इसका लगातार प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और इसके लिए अफ्रीका में इसको मुख्य रूप से वितरण करने की यहाँ पे योजना बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉरिजन एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने के संबोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य एमएसएमई निर्यात को 48% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करना है? चलिए इसका आंसर दीजिए। कितने परसेंट तक की बात करी जा रही है कि एमएसएमई में निर्यात को बढ़ाना है हमको? 48% अभी है, उसको हमको बढ़ाना है, कितने परसेंट तक करना है? ऑप्शन है आपके पास 30%, 60%, 40% या फिर 35%। चलिए बताइए आंसर। चलिए इसका आंसर है 60%। 60% वर्ष 2020 के होराइसिस एशिया मीटिंग में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा कि अगले वर्ष आने वाले समय भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत में अधिक संभावना है। हॉरिसस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजना आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत का लक्ष्य एमएसएमई के निर्यात को 48% से 48% से बढ़ाकर 60% करने की योजना है। इसका लक्ष्य जो है वो एमएसएमई निर्यात को बढ़ाना है, 60% तक करना है। एशिया और दुनिया में 400 से अधिक प्रमुख राजनीतिक नेता इस 400 से अधिक राजनीतिक नेता और कारोबारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एकत्र हुए थे। चलिए आगे बात करेंगे। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक निर्माण करने की बात कर रही है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका जेनेटिक, रेनबेक्सी, हेटोरा या फिर सिप्ला। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक निर्माण की योजना बना रही है? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है हेटोरा। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी भी आपको बताता हूँ। भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटोरा हर साल रूस की वी कोविड स्पुतनिक वी, इसका नाम है यहाँ पे, ये देखिए स्पुतनिक वी, इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। इसके 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। यह निर्णय रूस के हेटोरा और RDIF सॉवरेन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते में की गई थी। तो किसने की थी यहाँ पे? RDIF रूस का जो एक वेल्थ संगठन है, वेल्थ फंड संगठन है, जिसे 27 नवंबर के दिन ये घोषणा की 27 नवंबर के दिन ये घोषणा की कि भारत में वो लगभग
100 मिलियन तक की जो खुराक है वो बनाने की यहाँ पे घोषणा की है इसने। और ये भी बता दिया कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है 2021 के शुरुआत में भारत में शुरुआत कर देगी, उत्पादन का शुरुआत कर देगी 2021 में निर्माण शुरू कर देगी भारत में। और इसी के साथ साथ हेटोरा के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक, चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज क्या मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विपणन, विपणन मतलब होता है बिजनेस, विपणन निदेशक, इनका नाम है बी मुरली कृष्णन रेड्डी, बी मुरली कृष्णन रेड्डी, मुरली कृष्णन रेड्डी, कृष्णन रेड्डी, बी मुरली कृष्णन रेड्डी। इन्होंने यहाँ पे बात करी कि भाई वैक्सीन जो है कोविड वी या स्पुतनिक वी कोविड-19 की जो वैक्सीन है 2021 में हम इसका निर्माण चालू कर देंगे। और इसी के साथ साथ में ये भी पता चला है कि ये जो टीका है 28वें दिन 91% तक प्रभावी और 42वें दिन 95% तक प्रभावी है, इफेक्टिव है 95% तक। तो एक खुशखबरी है यहाँ पे कि रूस की जो स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन है ये भारत में 2021 में लगभग 100 मिलियन तक की खुराक बनाने की यहाँ पे घोषणा कर दी है रूस ने, किसके साथ में, हेटोरा कंपनी के साथ मिलकर। चलिए आगे बात करेंगे, भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने की यहाँ पे अनुमान बताया है, ऑप्शन है आपके पास, सॉरी अनुमान नहीं, बताया है कि कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, ऑप्शन है आपके पास 4.8, 0.8%, 5.5% या फिर 7.5%। चलिए इसका आंसर है 7.5%। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में दूसरी तिमाही से मतलब जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की जीडीपी जो है वो 7.5 नीचे गिरी है, डाउनफॉल आया है इसमें। और ये जो संकुचन जो है वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही का ही एक आसार है, मतलब पहली तिमाही के ही बाद जो परेशानियां आई थी उसी से ही जुड़ा हुआ है ये। पहली तिमाही जो थी उसमें भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी। पहली जो थी हमारी पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट आई थी, जिसे 40 वर्षों में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। 40 वर्षों में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। 23.9% जो गिरावट थी जीडीपी में ये सबसे ज्यादा माना जा रहा है 40 वर्षों में, क्योंकि वाकई में इससे ज्यादा कभी भी हमारी जो जीडीपी नहीं गिरी है। ऑब्वियसली कारण क्या था, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से जो हमारा अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। और आज भी अभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था जो है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो बताई जा रही है कि सुधर रही है, परंतु अगर बेस पे देखा जाए, बेसिक देखा जाए, जमीनी स्तर पे देखा जाए तो आज भी ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो वापस अपनी तरह से रिबाउंड नहीं कर पाए हैं, जैसा कि पहले थे वैसा रिबाउंड नहीं कर पाए हैं। ये तो उद्योगों की बात हो गई, और आम जनता जो है वो अलग परेशान है। जो छोटे व्यापारी हैं उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब अभी चल रही है, क्योंकि जिन्होंने अगर कहीं क्रेडिट से पैसा लिया है या बैंक से लोन लिया है तो वो अपना पूरा बिजनेस जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, परंतु ब्याज तो पूरा देना ही पड़ेगा। बैंक अपने तरफ से पूरी किस्त काट रही है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर थोड़ा सा जो नज़रिया है, जो डिसीजन है उन्होंने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के लिए तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का अभी पूरी तरह से फायदा नहीं हो पा रहा है व्यापारी को। जो छोटे व्यापारी जिन्होंने बड़ा लोन लिया था
परंतु उनको लगातार किस्त देनी पड़ रही है बैंक की, और जितना किस्त दिया जा रहा है उतना लोगों का बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है, और आम व्यक्ति जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे भारत की जो वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की जो गिरावट थी कितनी है, 7.5% है। इसके पहले कितनी थी, 23.9% थी। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास आदित्य शर्मा, अलका माथुर, रीना चोपड़ा या फिर वर्षा जोशी। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास बोर्ड का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर है वर्षा जोशी। वर्षा जोशी जी को नियुक्त किया गया है। ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी की जो नियुक्ति है वो दिलीप रथ के स्थान पर की गई है। चलिए यहाँ पे वर्षा जोशी के पहले कौन थे, यहाँ पे दिलीप रथ, दिलीप रथ, दिलीप रथ इसके पहले थे। इसके बाद फिर अब हो गई हैं कौन, वर्षा, वर्षा जोशी, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस हैं। और साथ ही साथ में इनका जो कार्यकाल जो है, दिलीप रथ जी का जो कार्यकाल है, नवंबर 2020 30 नवंबर को 2020 को समाप्त हुआ है। इसके बाद वर्षा जोशी जी इनका जो जो स्थान है वो लेंगी। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि वर्षा जोशी अभी फिलहाल डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर है, संयुक्त पद पर है, सीडीडी जिनको बोला जाएगा, सीडीडी शॉर्ट फॉर्म है, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के पद पर हैं वर्षा जोशी जी। परंतु अब दिलीप रथ जो कि सीईओ थे यहाँ पे, अभी कार्यकारी अध्यक्ष थे, इसके बाद इनको प्रतिस्थापित कर दिया गया, इनका ट्रांसफर कर दिया गया, इनकी पदोन्नति कर दी गई और इनको वापस बना दिया गया है अध्यक्ष वर्षा जोशी जी को, जो कि संयुक्त सचिव थी। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारलुंग जंबो ग्रैंड कैनियन किस नदी की धाराओं द्वारा बनाया गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए, कमेंट में क्या रहने वाला है। यारलुंग जंबो ग्रैंड कैनियन किस नदी की धाराओं के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास मेकाल नदी, येलो नदी, त्सांग पो नदी या फिर यांगसे नदी। ये चाइनीज नाम है थोड़े से। चलिए बताइए, यारलुंग जंबो ग्रैंड कैनियन किस नदी की धाराओं के द्वारा बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है सांगपो नदी। सांगपो नदी इस नदी की धाराओं से मिलकर बनाया गया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसे यांग सांगपो या फिर सांपो का नाम दिया जाता है। इस नदी का ब्रह्मपुत्र, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, परंतु तिब्बत में इसे स्वांगपो बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो, तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, या फिर सांपो भी बोला जाता है, कई जगह पे इसको सांपो भी बोला जाता है। चीन में इसको यांगलू सांग या फिर पुयांग लू सांग पू या फिर तियांग या फिर यंगलुंग भी बोला जाता है। चीन में इसको क्या बोलते हैं? थोड़े से नाम चाइनीज हैं तो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं चाइनीज नहीं हूँ, मुझे चाइनीज बोलते नहीं आती है। यालुंग सांग, यालुंग सांग या फिर इसको बोल सकते हैं यरलुंग जंगबो तियांग, यरलुंग, यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो जियांग, जियांग। और अरुणाचल में डेह के नाम से भी जानी जाती है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज आपको बता दी कि इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र को, हम फिर अरुणाचल में हम इसको किस नाम से जानते हैं? डेह के नाम से जानते हैं, डेह।
डिही के नाम से जाने जाते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है और असम में भी इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है। जमुना भी बोला जाता है इसको, जमुना। चलिए, तो यहाँ पे काम की चीजें हमको बहुत सारी मिल गई। यहाँ पे यारलुंग जंगबो ग्रैंड कैनाल जो है वो किस नदी की धाराओं से मिलकर बना है? सांगपो नदी की धाराओं से मिलकर बना है, जिसको ब्रह्मपुत्र भी बोला जाता है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो नदी है या सांपो बोला जाता है। यालुंग सांग या फिर यारलुंग जंगबो जियांग भी बोला जाता है। अरुणाचल में इसको डिही बोला जाता है और बांग्लादेश में बांग्लादेश में और असम में इसको जमुना बोला जाता है। तो यहाँ पे हमको तीन चार नाम यहाँ पे मिल गए इस नदी के। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? चलिए बताइए आप। एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, लखनऊ, भोपाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु हाल ही में बेंगलुरु में एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क स्थापित किया गया। एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क जो है एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन रहेगा। और हाल ही में बता दें कि ये जो रोबोटिक्स पार्क जो बनाया गया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आई आई IISC बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में जो है IISS के एक संस्थान के द्वारा किया गया है। एक अलग से संस्थान है ये, इसके समर्थन से किया गया है। एआई फाउंड्री जिसका नाम है। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि इसको भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है हमारे DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 170 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुदान देने की यहाँ पे बात करी। यहाँ पे फंड दिया है, 170 करोड़ रुपए का फंड दिया है इसको स्थापित करने के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। मुझे बीच में कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा बढ़ोतरी करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा हम यूपीएससी के लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये नया चेंजेस पसंद आएगा। शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन है आपके पास पहला, शुक्र ग्रह जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दूसरा है, इस ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार के नामों से भी जाना जाता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 2 केवल दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचना पड़ता है। आपको नॉलेज तो रहना ही चाहिए, बनी बात है, परंतु थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल बनाया जाता है क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये मैं आपको लेकर आया हूँ, कुछ चेंजेस करके देखा, शायद आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो चेंजेस किया गया है ये आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से वाले सही हैं। चलिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पे वाकई में दोनों बात सही हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और साथ ही साथ इस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार एवं सांझ का तारा, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसको बहन क्यों बोला जाता है, जुड़वा बहन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है, शुक्र ग्रह का जो द्रव्यमान जो है, शुक्र ग्रह का द्रव्यमान आकार पृथ्वी के जैसा है, लगभग पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसको जुड़वा बहन बोला जाता है। पृथ्वी के बराबर है, लगभग बराबर है, इसलिए इसको
शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन बोला जाता है और इसको भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज और आपको बता दूं, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे निकटतम ग्रह है और निकटतम ग्रह के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है सौरमंडल का। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और हमसे सबसे ज्यादा निकटतम ग्रह है। और यहाँ पे कुछ चीजें और बता रहा हूँ आपको, जैसे जो हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसरो जो है हमारा, इसरो ये क्या कर रहा है, इसरो शुक्र ग्रह पर एक शुक्रयान मिशन भेजेगा ताकि ग्रह के बारे में जानकारियां मिल सके। मिशन का नाम है शुक्रयान। शुक्रयान एक मिशन भेजेगा, शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करेगा और हमको आगे बताएगा। आगे बात करेंगे बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन, आपको दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही रहेगा। पहला कथन है बैंकों का विलय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, बैंकों के विलय के संदर्भ में अंतिम निर्णय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों में गलत है मतलब। चलिए दीजिए इसका आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाया है हमने। बैंकों का विलय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया जाता है। बैंकों के विलय के संदर्भ में अंतिम निर्णय जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर है डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों गलत है हमारे यहाँ पे। कैसे देख लेते हैं। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के थ्रू इसको किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है 1934 का जो रिजर्व बैंक अधिनियम इससे नहीं होता है, इसका जो नियम है वो कौन बनाता है, बैंकिंग अधिनियम। चलिए बैंकिंग अधिनियम जो है हमारा, बैंकिंग अधिनियम 1949 भारत में सभी बैंकों के फर्मों पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ये सभी बैंकों के नियंत्रण के लिए इसको बनाया गया है, इसी के द्वारा इसको किया जाता है। इसकी जो धारा है धारा 44 के थ्रू विलय किया जाता है। कौन सा अधिनियम, 1949 बैंकिंग अधिनियम के धारा 44 के तहत बैंकों का विलय किया जाता है और रिजर्व बैंक द्वारा इस धारा के उपबंधों के अधीन विलय की योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसे मंजूर किए जाने के बाद रिजर्व बैंक निर्धारित तिथि से उक्त बैंक विघटित मान लिया जाता है। इस अधिनियम के धारा 45 के तहत केंद्रीय बैंक को केंद्र सरकार की अनुमति से किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा कारोबार बंद करने, पुनर्गठन करने की योजना को शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार जो है, फाइनल जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, यहाँ पे केंद्रीय सरकार लेती है। केंद्रीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे कि बैंकों के विलय के बारे में अंतिम निर्णय जो है वो रिजर्व बैंक लेती है, नहीं, अंतिम निर्णय कौन लेती है, केंद्रीय सरकार लेती है। हमारी जो सरकार है वो निर्णय लेती है और बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इसका विलय किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल जो है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को आपको बताना है कि कौन सा सही रहेगा। इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। दूसरा, इस त्योहार की जो शुरुआत है वर्ष 2020 में नागालैंड सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समान इनकी संस्कृति से रूबरू कराना था। ऑप्शन है आपके पास केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर कोई भी सही नहीं है। चलिए इसका आंसर है एक और दो दोनों सही हैं। देख लेते हैं कुछ जानकारी। हार्नबिल फेस्टिवल जो है, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 से किया जा रहा है और इस त्योहार की जो शुरुआत है 2020 में शुरू की गई थी। 2000 में की गई थी, नागालैंड सरकार के द्वारा की गई थी।
जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश और दुनिया को नागा के समान इनकी संस्कृति से रूबरू कराना है। इस त्योहार का आयोजन जो है राज्य पर्यटन कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया जाता है। चलिए एक और काम की चीज आपको मिल गई है कि इसका जो कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कौन करता है, राज्य पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्रालय करता है। संस्कृति मंत्रालय करता है। और साथ ही साथ लंबे समय में नागालैंड अशांति व हिंसा का शिकार रहा है। यहाँ पे लगातार इसके पहले माओवादी जो थे वो वहाँ पे लगातार नक्सलाइट जो कार्यक्रम हुआ करते थे, वहाँ पे कुछ घटनाएं हुआ करती थी, लगातार अशांति बनी रहती थी। इसको ही देखते हुए यहाँ के जो युवक थे वो गलत रास्तों पर चले गए थे, आपस में शांति नहीं बना के रखा करते थे। इसको देखते हुए हार्निवल फेस्टिवल जो है बनाया जाता है, जिससे कि यहाँ के लोग जो है, नागालैंड के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहें, किसी प्रकार का आपस में झगड़ा ना करें और जो युवा हैं वो एक सही रास्ते पे जाएं, गलत रास्तों पर ना जाएं। और परंतु इस वर्ष जो है नागालैंड का जो हार्निवल फेस्टिवल जो है वो वर्चुअल रूप में मनाया गया है। वर्चुअल रूप में मनाया गया है। वर्चुअल मतलब यहाँ पे प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीसी के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअल कार्यक्रम बनाया गया है, हार्निवल फेस्टिवल। तो यहाँ पे हमको दोनों चीजें जो ऑप्शन में दी थी दोनों हमारी करेक्ट हैं, दोनों सही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, हार्निवल फेस्टिवल के संदर्भ में आपको बताने थे, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।